हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल्टो 800 रिबिल्ड सीरीज के पार्ट 6 में। ये वाला जो पार्ट है उसमें हम हमारा जो सिलेंडर हेड है उसको लगाने वाले हैं। जानेंगे सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करते टाइम क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, साथ ही साथ सिलेंडर हेड में जो वाल्व लैपिंग या फिर बाकी की जो भी प्रोसेस हमने लेथ मशीन शॉप से कराई है उसको चेक कैसे करना है कि वो प्रॉपर्ली हुई है या नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करी जाएगी। एंड साथ ही साथ सिलेंडर हेड को लगाने के बाद में कैमशाफ्ट वगैरह एंड जो भी चीज़ें इस वीडियो में लगानी लेंथ के हिसाब से पॉसिबल हो पाएंगी वो भी इस वीडियो में होने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज इसमें एक एक चीज आपको डिटेल में जानने को मिलने वाली है। ऐसे यूट्यूब पर तो आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं ये जो लोकेटिंग डाउल्स हैं इनको हमारा जो ब्लॉक है उसमें लगाने से। इनकी जो लोकेशन है वो एक तो यहाँ पर होने वाली है और दूसरी जो है वो यहाँ पर लगेगी। सो मेक श्योर आप इनको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें। और अभी लगाएंगे अपना जो हेड गैस्केट है उसको, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है वो हमें काफ़ी ज़्यादा माइंड में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इसकी जो लोकेशन है, जिस तरीके से आप इसको लगाएंगे वो काफ़ी मैटर करती है। तो मेक श्योर करें सारे जो होल्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड हों। और इसका जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि दो जो डावल्स हैं उनके लिए जो स्लॉट्स बने हुए हैं वो उन्हीं में लगेंगे। अगर आप इन दोनों को डावल्स में लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डावल्स हैं उनमें ये फिट नहीं हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये माइंड में रखनी है। दूसरी जो है वो है ये जो कट्स बने हुए हैं ये वाले, मेक श्योर करें कि ये सारे अलाइंड हों। सारे जो स्टड्स के लिए, बोल्ट्स के लिए जो होल्स हैं वो अलाइंड हों, जो कूलेंट गैलरीज वगैरह हैं वो अलाइंड हो। और अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये इस साइड लगने के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये इस साइड से बाहर बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और इस साइड से ये टच भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हेड गैस्केट को लगाते टाइम आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन का तरीका है। इस पर हम किसी भी टाइप की कोटिंग नहीं लगाने वाले हैं, मतलब जैसे हमने बाकी के गैस्केट्स में आरटीपी सिलिकॉन या फिर ग्रीस यूज़ करा है, इसमें हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इस पर ऑयल लगा सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन इसमें तो मैं वो भी नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है वो एकदम नया है और जो हेड हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो भी एकदम ब्रांड न्यू है। तो दोनों का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी परफेक्टली ये अलाइन होंगे। तो इसलिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो हेड है उसको फिट कर सकते हैं। और अभी हमें इंस्टॉल करना है हमारा जो सिलेंडर हेड है उसको, लेकिन उससे पहले पुराना जो सिलेंडर हेड है उसमें से जितना भी हार्डवेयर नेसेसरी है वो हम निकाल करके इस पर लगाने वाले हैं। तो वो जितने भी स्टड्स वगैरह हैं, बोल्ट्स वगैरह हैं, वो निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। स्टड्स वगैरह कैसे निकालने हैं वो मेथड मैंने इसका जो क्रैंकेस वाला पार्ट है, मतलब जिसमें हमने सिलेंडर ब्लॉक का हार्डवेयर नए सिलेंडर ब्लॉक में ट्रांसफ़र करा था, उसमें मैंने बता रखा है। तो आप वो वाला पार्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद देख लेना। अभी के लिए ये जो हार्डवेयर है ये मैं ट्रांसफ़र करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद में इसके ऊपर हमें क्या प्रोसेसेस करनी है उनके बारे में बात करेंगे। राइट, सो डन विद दैट। अब एक लास्ट चीज़ है वो बचती है, वो है रोकर आर्म्स। तो ये पुराने वाले हेड में से निकाल ली गई थी, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इनको कैसे निकाला जाता है मैंने एक को नए वाले हेड में लगा दिया है और अभी इसको निकाल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक रोकर आर्म जो कि बाहर निकली हुई है उसको यूज़ करके बताता हूँ। तो रोकर आर्म हमारी नॉर्मली इस तरीके से इंस्टॉल होती है, और इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको अंदर इसमें एक सर्क्लिप टाइप मिलेगी जो कि ये जो बॉल हेड है इसको लॉक करके रखती है। तो लगाते टाइम तो हमें सिर्फ इसको पुश करना रहता है और ये यहाँ पर जाकर के लॉक हो जाता है थैंक्स टू दैट सर्क्लिप। लेकिन इसको जब निकालने की बारी आती है तो बिकॉज इसके बीच में इतनी स्पेसिंग रहती है तो हम क्या करेंगे, इस साइड से फ्लैट हेड की हेल्प से इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे। मतलब ये जो बॉल हेड है वो हमारी जो रोकर आर्म है उसके प्रॉपर एकदम ऐसे फ्लश कर देंगे, और जैसे ही हम इसको इतना टाइट करेंगे तो ये अपने आप ही पॉप आउट हो जाएगा। तो अभी इस वाले के साथ मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। और राइट, सो जो फ्लैट हेड का ये वाला हिस्सा है इसकी हेल्प से हम इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंड जब ये बॉटम आउट हो जाएगा तो हमारा जो रोकर है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही जो टोटल 6 रोकर्स हैं उनको पुराने वाले सिलेंडर हेड में से निकालना है। जस्ट इन केस आपको निकालने की ज़रूरत पड़े तो बता रहा हूँ। और अब जो लगाने का तरीका है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे, लगभग यहाँ तक। ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए इसको हम पुश करेंगे और ये
लग चुका है। इसमें जो पोजिशनिंग वाला पार्ट है वो ये है, तो मतलब इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये दोनों जो एंड्स हैं इनके बीच में हमारा जो वाल्व का एंड है वो रहे, और ये वाली साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो एक बता दिया मैंने, इसी तरीके से अब जो बाकी के 5 हैं वो लगाने हैं, तो मैं उनको लगाता हूँ। सारी जो रोकर आर्म्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं लेथ मशीन शॉप से जो हमने वाल्व लैपिंग की प्रोसेस कराई है वो प्रॉपर्ली हुई है यानी वो कैसे चेक करें। मतलब ये जो वाल्व्स हैं ये क्लोज पोजीशन में, बिल्कुल भी इनमें लीकेज नहीं होना चाहिए, और वही काम वाल्व लैपिंग से होता है। लेकिन वो प्रॉपर्ली सही हुआ या नहीं वो कैसे चेक करा जाए, तो उसके लिए आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट वाले जो वाल्व्स हैं, टोटल 6 वॉल्व्स हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो उनको चेक करने के लिए जो एग्जॉस्ट पोर्ट्स हैं उनमें हम जो पेट्रोल है वो पोर करेंगे। दोनों साइड इक्वली पोर करना है। मतलब ये जो एग्जॉस्ट का पोर्ट है इसमें भी आपको 2 अलग अलग पोर्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसको ऊपर तक फिल कर देते हैं। तो अभी दोनों साइड जो पेट्रोल है वो इक्वली फिल हो चुका है। और अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं वो है यहाँ से लीकेज। अगर ये वाल्व लैपिंग की प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो रखी होगी तो यहाँ से हमें जो पेट्रोल है उसका सीपेज देखने को मिलेगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये सारे के सारे मैं चेक कर चुका हूँ। मतलब इसी तरीके से तो सारे एग्जॉस्ट वाले चेक करने हैं, फिर इसको फ्लिप करके जो पेट्रोल है वो खाली करके इस साइड से इनटेक वाले चेक करने। इसी प्रोसेस से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। और ये लीकेज अगर होता है तो हमें वाल्व लैपिंग की प्रोसेस है वो फिर से करनी पड़ेगी। अगर उसको नहीं करेंगे, लीकेज कंटिन्यू रहेगा, तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है और जो इंजन की रिलायबिलिटी है उस पर बहुत ही घटिया इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। सो विद दैट डन, अब जो ये पेट्रोल है उसको मैं खाली कर देता हूँ। और उसके बाद में जो सिलेंडर हेड है उसको हम प्लेस कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सिलेंडर हेड की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ईजी है। इसमें आपको 2 सेक्शंस दिखेंगे जहाँ पर डाउल हैं वो लगने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम यही चीज़ समझ गए कि जो डावल्स हैं वो लगेंगी, उसी के अकॉर्डिंग ये लगेगा। तो इसको आप गलत तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये वाली जो साइड है, जिस साइड से जो कूलेंट पैसेज है वो आपको दिख रहा है, वो वाली साइड फ्लाई व्हील की तरफ रहेगी। तो इसको बेसिकली कुछ इस तरीके से जो डावल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए प्लेस करना है। देयर वी गो। और अब बारी आती है सिलेंडर हेड के जो बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो टोटल 8 बोल्ट्स हैं और 8 ही इनके वॉशर्स हैं जो कि इनमें से निकल नहीं सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट देम। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन का मेथड है उसके बारे में हमें केयरफुल रहना है। वो है कि जो भी बोल्ट्स के थ्रेड्स हैं उन सारे थ्रेड्स को हमें ऑयल करना है लगाने से पहले। तो इसी तरीके से बाकी के 7 को मैं करता हूँ और फिर इनको लगाना कैसे है वो बताता हूँ। तो इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल सा है। किसी भी एक बोल्ट को लेना है और ये जो बोल्ट होल्स हैं इनमें उसको ड्रॉप करना है। सबसे पहले यही करना है। तो एक हो गया, इसी तरीके से बाकी के 7 में लगाता हूँ। और फिर जो टाइटनिंग सीक्वेंस है उसकी बात करते हैं। और अब इनका जो टाइटनिंग सीक्वेंस है वो है यहाँ से शुरू हो करके। तो सबसे पहले इसको टाइट करना है, दूसरा नंबर इसका आएगा, उसके बाद में जो तीसरा नंबर है वो इसका है, 4th वन ये है, 5th वन ये है, 6th वन ये है, 7th वन ये है, 8th वन ये है। तो ऐसे ही इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। शुरुआत अंदर वालों से करनी है और फिर बाहर की तरफ मूव ऑन करना है। और इनका जो टॉर्क सीक्वेंस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो इनको हम हैंड टाइट करते हैं इसी सीक्वेंस में। अब टॉर्क सीक्वेंस की बारी आती है। तो सबसे पहले इन सारे बोल्ट्स को हमें 34 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है। जो सीक्वेंस है वो वैसे ही रहने वाला है। इट इज़ जस्ट कि जो टॉर्क फिगर्स हैं वो अभी के लिए 34 न्यूटन मीटर्स हैं। अब जो टॉर्क है उसको लेवल अप करने की बारी है, जो कि है 54 न्यूटन मीटर्स। लेकिन अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटनिंग सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो कुछ करा है उसको सबको अंडू करना है। मतलब हमें ये सारे जो बोल्ट्स अभी हमने टाइट करे हैं इनको खोलना है, 0 न्यूटन मीटर तक इनको रिलीज़ करना है। उसके लिए जो पैटर्न है वो उल्टा रहेगा। मतलब पहले हम बाहर वाले लूज़ करेंगे, फिर हम अंदर वाले लूज़ करेंगे।
और ऐसा लूज करके फिर से टाइट करने का पीछे का जो रीज़न है वो है हेड गैस्केट की प्रॉपर सीटिंग, तो इसलिए ये प्रोसेस करी जाती है। तो अभी फिर से इनको 54 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है। तो 54 पर कर दिया, उसके बाद में 68 न्यूटन मीटर्स पर सारे बोल्ट्स को टॉर्क करना है। आई नो इट साउंड क्रेजी, बट जो प्रॉपर प्रोसेस है इसको करने का वो यही है। एंड फाइनली वी आर डन। जो हेड है उसको प्लेस करने की और टॉर्क करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो अभी हम कैमशाफ्ट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले बिकॉज इसमें ये जो कैप्स हैं ये लगी हुई आई हैं क्योंकि हमने नया हेड डाला है, तो इसलिए इनको रिमूव करेंगे। एंड अभी कैमशाफ्ट को प्लेस करने से पहले जितने भी सेक्शंस हैं जहाँ पर हमारी कैम प्लेस होगी उनको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर दिया है। सेम जो रोकर आर्म के ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं उनको कर दिया है, और साथ ही साथ इस वाली साइड जहाँ पर जो ऑयल सील है वो लगेगी उस पर बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा मैंने जो आरटीपी सिलिकॉन है वो यूज़ करा है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो ना करें, नॉट बिग डील। उसके साथ ही साथ ये जो एक कैप है जिस पे सील लगेगी उस पर भी मैंने ना के बराबर आरटीपी सिलिकॉन यूज़ करा है। साथ ही साथ जितने भी डावल पिन्स हैं, टोटल आपको 10 डावल पिन्स मिलेंगी, वो सारी की सारी मैंने वापस से लगा दी हैं, 2-3 निकल गई थी। तो ये सब होने के बाद में अब बारी आती है हमारी जो कैमशाफ्ट है उसको प्लेस करने की, जिसके लिए बारी आती है जो ऑयल सील है सबसे पहले उसको लगाने की। तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ऑयल सील लगेगी, तो इसको मैंने ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया है। सेम गोज विद दिस वन, ऑयल सील का जो इनर सेक्शन है, इनर लिप है, उसको मैंने ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया है। बाहर वाला है वो ड्राई छोड़ा है ताकि जो आरटीपी सिलिकॉन है वो प्रॉपर्ली अपनी जो पकड़ है वो कर पाए। तो अभी हम ऑयल सील को यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे एंड उसके बाद में इसको रोटेट करते हुए पुश करेंगे और ये अपनी जो पोजीशन है उस पर जाकर के लग जाएगी। थोड़ा बहुत जो माइनर एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा वो हम लगाते टाइम कर लेंगे। अब हमारी जो कैमशाफ्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ऑयल सील वाली साइड है वो टाइमिंग की तरफ और ये वाली जो साइड है ये फ्लाईव्हील की तरफ रहे। और अभी एक एक करके जो कैप्स हैं उनको लगाना है, और इनको लगाते टाइम इनकी डायरेक्शन माइंड में रखनी है। तो ऑयल सील वाली जो कैप है वो सबसे अलग आपको दिख जाएगी, तो इसको लगाते टाइम जो ऑयल सील है उसका थोड़ा सा स्पेशल केयर करनी है। ऑलराइट, सो इनकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। इस पर 1 लिखा हुआ है, फिर 2, 3, 4, 5, और ये जो एरो है ये टाइमिंग को डिनोट करता है। तो हमें टाइमिंग की साइड ये एरो रखना है और इनको प्लेस करना है। और फिर लगाएंगे इनके 10 जो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको। तो ये सारे के सारे सेम हैं, इनमें कोई भी डायरेक्शन या कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो इनको हम डायरेक्टली प्लेस करके हैंड टाइट कर देते हैं। और बिकॉज इनके टॉर्क फिगर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मैं इनको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइट कर रहा हूँ। उसके बाद में बारी आती है जो अपर रोकर आर्म्स हैं उनको लगाने की। तो इनको अपर रोकर आर्म्स बोल सकते हैं या फिर इनटेक रोकर आर्म्स इनका सही वर्ड है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वो समझ लीजिएगा। टोटल 6 आपको रोकर आर्म्स देखने को मिलेंगी, जिनमें से 3 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। 2 आपको स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगी, 5 आपको एलन हेड बोल्ट्स देखने को मिलेंगे और 1 रोकर आर्म शाफ्ट है। सबसे पहले शाफ्ट की डायरेक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एलन हेड्स लगेंगे उनके लिए अलग से कटआउट्स बना रखे हैं। ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, अगर नीचे की साइड देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हिस्सा हमारा नीचे जाएगा, ये हिस्सा ऊपर रहेगा। दूसरा, इसमें जो ऑयल होल है वो आपको इस साइड दिखेगा और इस साइड नहीं दिखेगा। सेम चीज़ अगर आप सिलेंडर हेड में देखने जाएंगे तो आपको इस साइड कोई भी ऑयल होल देखने को नहीं मिलेगा, इस साइड आपको ऑयल होल देखने को मिलेगा। तो ये जो शाफ्ट है इसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि ये होल टू होल हमें मैच करना है। तो मतलब ये वाली साइड हमारी फ्लाई व्हील की तरफ हमें रखनी है। वो सारा क्लियर हो गया। तो अब इसको ऐसे प्लेस करते हैं और अब समझते हैं जो रोकर आर्म्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो वो मेनली इन दो में ही आप समझ जाएंगे। बेसिक जो डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे तो इनके जो लोब्स हैं, मतलब जो हिस्सा कैमशाफ्ट के लोब्स को टच करेगा उस वाले हिस्से में आपको डिफरेंस मिलेगा। और ऐसा इसलिए है बिकॉज जो वाल्स हैं वो कुछ इसी तरीके से प्लेस्ड हैं कि कैमशाफ्ट उसको ऑपरेट करेगी तो टेढ़े लगेंगे। मतलब
एक रोकराम ऐसी लगेगी और एक रोकराम ऐसी लगेगी। सेम केस में इसमें एक रोकराम ऐसी लगेगी, इसमें एक रोकराम ऐसी लगेगी और इसमें ऐसे वाली लगेगी और इसमें ऐसे वाली लगेगी। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अभी भी समझ नहीं आया है तो और समझा देता हूँ। ये वाली रोकराम और ये वाली रोकराम उठा लेते हैं, अब इनको यहाँ पर प्लेस करके देखते हैं। तो इस वाली को अगर आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से लगेगी। जब शाफ्ट लगेगी तो ये बाहर है, मतलब ये ऐसे लगनी चाहिए, लेकिन ऐसे लग रही है तो आप देख सकते हैं ये टेढ़ी है तो ये नहीं लग पाएगी। ये ऐसे इंस्टॉल होगी और ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो ये बाहर जा रही है, ये इस साइड की है। इसको आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कैसे परफेक्टली मैच हो गई। इस केस में ये वाली लगेगी, ये ऐसे प्लेस होगी और ये इसके ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगी। तो इसी तरीके से 3 जो रोकर आर्म्स हैं वो इस टाइप की हैं और 3 जो रोकर आर्म्स हैं वो इस टाइप की हैं। वो आप लगा करके देख करके डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी इसमें मैं इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा पैटर्न बनता है, कैसे बनता है। तो अभी मैं इनको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, आपको इसका अंदर वाला हिस्सा लुब्रिकेट करना है और ये वाला हिस्सा लुब्रिकेट करना है, फिर इसको स्लाइड इन कर देना है। आपको ये सारी 6 की 6 ऐसे स्लाइड करके ही डालनी है। ऑलराइट, सो ये लग चुके हैं। अब समझते हैं कि ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बीच में ही क्यों लगाई हैं, मतलब इनके बीच में स्प्रिंग्स हैं वो क्यों नहीं लगाई, सिर्फ इन दोनों के और इन दोनों के बीच में ही स्प्रिंग क्यों लगी है। तो उसका जो रीज़न है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो कट है वो सिर्फ इतना ही है कि एक रोकर आर्म इसमें आसानी से लग सकती है और वो हिलेगी नहीं। सेम इस साइड है, इसमें भी एक कट इतना है कि एक रोकर आर्म इसमें लग सकती है आसानी से और वो हिलेगी नहीं। दोनों साइड जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं 2 रोकर आर्म्स को, तो ये साइड में हिलने नहीं देंगी। लेकिन जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों रोकर आर्म्स के बीच की जगह और यहाँ पर जो 2 रोकर आर्म्स लगेंगी उनके बीच की जगह, उसमें आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो स्प्रिंग्स हैं ये उसी सपोर्ट का काम करती हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि ये यहाँ पर ही क्यों लगती हैं। और बाकी और अच्छे से जब हम इस पूरी असेंबली को यहाँ पर प्लेस करेंगे तब समझ जाओगे। तो अभी जस्ट वही करते हैं। ऑलराइट, सो इसको एज एन असेंबली उठा करके जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही प्लेस करना है। देयर वी गो। तो अभी हमने क्या करा, जो स्पार्क प्लग की जो स्लीव्स हैं उनके बीच में से इनको निकाला है और ये 2 बाहर रखे हैं। अब इनको स्लाइड करना है। तो उसके लिए बिकॉज ये हमने स्प्रिंग्स डाल दी हैं तो अभी ये बाहर की तरफ एक्सपेंडेड हैं, तो इनको हम पुश करेंगे और उसके बाद में हम जो स्लॉट्स हैं उनमें इनको प्रॉपर्ली अलाइन करके फिट करेंगे। तो इनको कर लिया, इनको होल्ड रखते हैं, अब इनको करना है। देयर वी गो। तो बोल्ट्स के लिए जो होल्स हैं उनको थ्रेड्स वाले होल्स के साथ प्रॉपर्ली अलाइन करना है और उसके बाद में इनको ड्रॉप करके थोड़ा सा इनका थ्रेड स्टार्ट कर देंगे। और टॉर्क वैल्यूज़ गाइज इनकी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनको भी हैंड टाइट करने के बाद में मैं मेरे हिसाब से ही टाइट कर रहा हूँ। एंड अभी बिकॉज हमें जो टाइमिंग है उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए वाटर पंप को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो टेंशनर है वो इसी पर माउंट होता है। तो इस केस में मैं पुराना वाटर पंप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस कंडीशन का वाटर पंप आपको अपना देखने को मिलता है तो उसको चेंज कर दीजिएगा। इस बिल्ड में थोड़े बजट कंसर्न्स हैं और साथ ही साथ ये मैं बाद में भी रिप्लेस कर सकता हूँ, सो नॉट ए बिग डील। तो इसलिए इसको लगाना है। इसको लगाने की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले इसका जो गैस्केट है वो लगेगा, जिसको मैंने ग्रीस से लुब्रिकेट करा है और अभी होल्स हैं उनको अलाइन करके सबसे पहले गैस्केट को प्लेस करते हैं। उसके बाद में बारी आती है जो वाटर पंप है उसको लगाने की। फिर इस केस में 3 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जिनको लगाना है, जो कि लगेंगे इस वाली साइड। सबसे पहले इनको थोड़ा सा हैंड टाइट करेंगे, उसके बाद में इस वाली साइड के जो 2 नट्स हैं उनको लगाएंगे और उसके बाद में इन सब को प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। उसके बाद में लगाएंगे टाइमिंग की प्लेट को। तो इसमें आपको 3 तो रबर के ग्रोमेट्स मिलेंगे और उनके बीच में 3 मेटल की डाउल्स लगानी है। जब आप वो लगा लें तब इस टाइमिंग प्लेट को इस तरीके से प्लेस करना है। 2 होल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 1 होल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनमें आपको टोटल 3 ऐसे बोल्ट्स प्लेस करने हैं जिनके साथ में जो वॉशर है वो लगा हुआ मिलेगा। तो अभी इनको 1 बाय 1 लगा करके प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हम जो क्रैंकशाफ्ट है उसको टॉप डेड सेंटर पर लेकर के आएंगे। तो इसमें आपको 17 मिलीमीटर का जो स्पैनर है वो यूज़ करना है और इसको यहाँ पर लेकर के आना है इस वाली पोजीशन पर। मतलब इसका ये जो कट है जिसमें हम वुडरफ की लगाएंगे वो
जस्ट यहाँ पर ये जो निशान है इसके अपोजिट रहे। और अभी हम ये जो बोल्ट है इसको अनस्क्रू करेंगे और उसके बाद में ये वाला जो गियर है इसको हमें यहाँ पर प्लेस करना है। बट उससे पहले ये एक वुडरफ की है, इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। एंड अभी बारी आती है इसको लगाने की। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। इसकी पोजीशनिंग अभी मैटर नहीं करती है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें लगेंगी। एज ऑफ नाउ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अभी फिर से ये जो बोल्ट है इसको हम टाइट कर देते हैं। और अब बारी आती है जो हमारी कैमशाफ्ट के ऊपर जो पुली लगेगी उसको लगाने की। और इसमें जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि पीछे की जो साइड है वो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इस वाली साइड आप देखेंगे तो लगभग इतना अंदर की साइड है ये, तो ये वाली साइड हम बाहर रखेंगे। ये वाला कट इसके साथ अलाइन करना है और इसको कुछ ऐसे लगाना है। और अभी ये जो बोल्ट है इसको हम हैंड टाइट कर देंगे। और अभी बारी आती है इसकी जो टाइमिंग वाली पोजीशन है इसको वहाँ पर करने की। तो ये जो मार्क्स हैं ये हमें यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, साथ ही साथ इसमें येलो कलर का पेस्ट है वो भी लगा रखा है। तो इसको यहाँ पर लेकर के आना है, इस वाले हिस्से को यहाँ पर लाना है और वो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए लेकर के आएंगे, वही 17 मिलीमीटर वाला जो स्पैनर है उसकी हेल्प से। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि जितने भी हमारे स्क्रूज़ हैं उन सबको हमें लूज छोड़ना है। मतलब जो वाल क्लियरेंस है वो एकदम लूज छोड़नी है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं आई होप अभी। तो इसी तरीके से सब में फ्री प्ले छोड़नी है जितनी हम कर सकते हैं। सेम दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी मैंने अच्छी खासी फ्री प्ले वो छोड़ रखी है। तो इससे होगा क्या, इससे हमारी जो वाल क्लियरेंस है वो काफ़ी लूज़ रहेगी और हम इसको रोटेट करेंगे तो वाल्स हैं उन पर कम इफेक्ट आएगा। हालांकि इफेक्ट फिर भी आएगा बट कम आएगा। दूसरा, हमने इसको टॉप डेड सेंटर पोजीशन पर कर दिया। अभी हमारा पिस्टन एक टॉप पर है, 2 और 3 है वो बीच में या बॉटम पर मिलेंगे। तो अभी हम इसको रोटेट करते टाइम हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो वाल्स हैं वो पिस्टन से ना टकराएं। अगर वो पिस्टन से टकरा रहे हैं तो बिकॉज अभी हमारी जो क्रैंक है वो फ्री है तो वो उसको नीचे की साइड पुश कर देंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना है। अगर हमें ज़्यादा ड्रैग फील हो, ऑब्वियसली बात है ड्रैग तो फील होगा क्योंकि जो लोब्स हैं कैमशाफ्ट के वो रोकर्स को पुश करेंगे और रोकर्स हैं वो वाल्स को थोड़ा बहुत पुश करेंगे, तो वो ड्रैग तो हमें फील होने वाला है। लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये है कि हमारे वाल्स वगैरह डैमेज ना हो, तो इसलिए क्रैंक को हम फ्री छोड़ेंगे। इस साइड से तो हमने फ्री कर रखा है, इसको हम टच नहीं कर रहे, लेकिन इस साइड से भी मेक श्योर करना है बिकॉज हमने फ्लाई व्हील लगा दिया है तो ये फ्लाई व्हील नीचे की साइड कहीं टच ना कर रहा हो, क्योंकि अगर फ्लाई व्हील रुका हुआ रहेगा तो हमारी क्रैंक भी रुकी हुई रहेगी और फिर हमारे पिस्टन्स भी रुके हुए रहेंगे। और उस केस में अगर हम इस पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारे वाल्स हैं वो पिस्टन पर टकराने के चांसेस हैं। हर इंजन का अलग अलग सीन होता है, लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो अगर वाल्स टकराते हैं, पिस्टन नीचे की साइड नहीं जाता है, तो वाल्स हल्के से बेंड हो जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसको फ्री रखना बहुत ज़रूरी है और ये मैंने बता दिया है। अब इसको रोटेट करके इसकी जो टाइमिंग वाली पोजीशन है उस पर लेकर के आना है। ये जो है ये इस वाली पोजीशन पर आ चुका है और फॉर्चुनेटली हमारी जो क्रैंक है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। तो अभी एक बार फिर से मेक श्योर करना है ये टीडीसी पर होना चाहिए। एक तो वो जहाँ पर हमने वुडरफ की लगाई है उस वाली मार्किंग को माइंड में रख सकते हैं इसके अगेंस्ट, या फिर इस पर आपको डॉट दिख जाएगा, ये वाला डॉट इसके जस्ट बराबर में होना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा और ये वाला हमारा सही है ही। तो उसके बाद में हम जो हमारी बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट, उसको लगा पाएंगे। और इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो टाइमिंग बेल्ट है उस पर किसी भी टाइप का ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इस पर ऑयल लगा दिया है तो फिर आप उसको क्लीन वगैरह नहीं कर सकते, आपको टाइमिंग बेल्ट को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो गियर्स हैं दोनों, ऊपर वाले और नीचे वाले गियर, पुली, जो भी आप बोलना चाहें, इनको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। इन पर भी ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो टेंशनर हम लगाने वाले हैं उस पर भी किसी भी टाइप का ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी है। और जो बेल्ट है उसको लगाने का तरीका सिंपल सा है। ये जो एरो है इसको हम जैसे हमारी घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये अभी सही डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से चलने वाला है और इसी डायरेक्शन में जो एरो हैं वो पॉइंट करे गए हैं। उसके अलावा इस पर कुछ ब्रांडिंग्स वगैरह हैं। टाइमिंग के किसी भी जगह कोई भी मार्क्स वगैरह इस पर नहीं है, खाली ये जो एरो हैं बस वही माइंड में रखना है। तो इसको हम एज इट इज़ सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद में नीचे की साइड लगा देंगे। और अभी बिकॉज टेंशनर इस साइड आएगा तो हम जितना भी स्लैक है वो इस साइड रखने की कोशिश करेंगे।
कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है टेंशनर को लगाने की। तो टेंशनर में ये एक पिन निकली हुई रहेगी, इसको हमें अंदर की तरफ रखना है, ये वाला हिस्सा बाहर रखेंगे। और इसके लिए यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, ये रहा। इसमें ये जो पिन है ये जा करके लग जाएगी, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद में इसको यहाँ पर एक बार हाथ से होल्ड कर लेंगे और ये जो इसका बोल्ट है इसको इसके वॉशर के साथ में इसका होल है उसको अलाइन करते हुए लगा देंगे। सबसे पहले इसको हाथ से टाइट करेंगे इतना कि जो एडजस्टर है वो हमारा फ्रीली मूव करता रहे। इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि एडजस्टर वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो अब हमें जो स्लैक है वो एडजस्ट करना है। तो स्लैक को एडजस्ट करने के लिए मैं एक फ्लैट हेड को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ वाटर पम्प के पास, और उसके बाद में मैं जो टेंशनर है उसको पुश कर रहा हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पर मुझे जो स्लैक है वो प्रॉपर लग रहा है। स्लैक का सिंपल सा रूल है, ज़रूरत से ज़्यादा इस बेल्ट को हमें टाइट नहीं करना है, अदरवाइज बेल्ट है वो स्ट्रेच होने लग जाएगा, और अगर लूज छोड़ देंगे तो ये टीथ हैं वो स्लिप हो जाएंगे। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट स्लैक है वो हमें रखना है, और अभी हम इसको टाइट कर देंगे। अभी एक बार फिर से जो टाइमिंग मार्क्स हैं वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये वाला मार्क इसके जस्ट अपोजिट में है, सो वी आर गुड टू गो। नीचे की साइड ये वाला डॉट या फिर ये वाला जो वुडरफ की वाला सेक्शन है ये इस डॉट के अपोजिट है, सो वी आर गुड टू गो ओवर हियर एज वेल। तो अभी हम जो टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। तो टेस्टिंग में हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे और अच्छे से चेक करेंगे, कहीं पर भी कोई अबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जो रोकर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली पुश एंड पुल हो रहे हैं क्या, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइमिंग भी हमारी प्रॉपर है। एक दो राउंड और कर लेते हैं। ऑलराइट, सो प्रॉपरली रोटेट करके चेक कर लिया है और अभी फिर से टाइमिंग मैच कर दी है। एंड अभी हम टाइट करने वाले हैं जो पुली का बोल्ट है उसको। तो उसके लिए आप चाहें तो जो फ्लाई व्हील है उसको लॉक कर सकते हैं, बट इस केस में मेरे पास एक टूल पड़ा है जो कि इसमें परफेक्टली फिट हो रहा है। तो मैं इसकी हेल्प से इसको होल्ड करके इसको टॉर्क कर दूंगा, और इसका जो टॉर्क स्पेक है वो है 55 न्यूटन मीटर्स। देयर वी गो। और अब बारी आती है वाल्व क्लियरेंस को एडजस्ट करने की। तो ये जो स्क्रूज हैं इनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बेसिकली ये जो स्क्रूज हैं ये हमारा जो वाल्व का एंड है उसके ऊपर टैप करते हैं, और उसी से जो वाल्व है वो क्लोज या ओपन होता है। और इनकी एक क्लियरेंस होती है, बिकॉज जब मेटल गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है, ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है। तो उसी हिसाब से जो क्लियरेंस है वो डिज़ाइन करी जाती है माइंड में रखते हुए। इस पर्टिकुलर इंजन के लिए जो कोल्ड वाल्व क्लियरेंस है वो है 0.13 mm से 0.17 mm के बीच में। इनटेक के लिए भी सेम है, एग्जॉस्ट वाल्व्स के लिए भी सेम है। तो मैं एक पर आपको जो तरीका है वो बता देता हूँ, उसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि माइंड में रखनी है, उनके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि हमें पिस्टन नंबर 1 को टॉप डेड सेंटर पर लेना है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं जो हमारे टाइमिंग मार्क्स हैं उनकी हेल्प से। तो यहाँ पर जो डॉट है उसको यहाँ पर जो डॉट है उसके अगेंस्ट कर दिया, इस वाले मार्क को इसके अगेंस्ट कर दिया। तो अभी हमारा जो पिस्टन नंबर 1 है वो टॉप डेड सेंटर पर है। टॉप डेड सेंटर की सिचुएशन में पिस्टन नंबर 1 के चारों वाल्स हैं वो क्लोज मिलेंगे। तो इनटेक के दोनों वाल्स और एग्जॉस्ट के दोनों वाल्स हैं वो क्लोज पोजीशन पर हैं। उसी पोजीशन पर हमें इसकी जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के जो स्पार्क प्लग का होल है उसमें इंसर्ट कर देंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पर है। अभी हमारा पिस्टन नंबर 1 टॉप डेड सेंटर पर है और तब ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये यहाँ तक आ रहा है। अब अगर आप इसी को 2 नंबर में इंसर्ट करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी अंदर तक जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये जो मार्किंग्स हैं ये ली हैं, क्योंकि पिस्टन नंबर 1 का तो हमने यहाँ से टॉप डेड सेंटर फाइंड आउट करके वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने हम लग गए हैं। लेकिन पिस्टन नंबर 2 को टॉप डेड सेंटर पर ला करके इसकी वाल्व क्लियरेंसेज एडजस्ट करनी पड़ेंगी, और वैसे ही पिस्टन नंबर 3 को टॉप डेड सेंटर पर ला करके उसकी वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए एक और मेथड है, वो है इस साइड का। तो ये जो बेसिकली हमारी कैमशाफ्ट में ये जो लगे हुए हैं ये हमारा जो कैम पोजीशन सेंसर है उसको सेंस करने के लिए ये सेक्शंस बना रखे हैं। हम इनको भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन टू बी सेफ हमने ये वाला मेथड भी यूज़ करना है। तो इसलिए इसको हमने मेजर कर लिया ये कहाँ पर है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं, याद रखना है कि ये कहाँ पर है, बस वो वाली चीज़ है। और अभी सबसे पहले ये जो क्लियरेंसेज हैं वो एडजस्ट कैसे करते हैं वो इस वाले वाल्व की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए हमें क्लियरेंस को मेजर करना पड़ता है, और मेजरमेंट के लिए हम फिलर गेज यूज़ करने वाले हैं।
और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 0.152 mm। हमारे लिए शुरू के इनिशियल्स काफ़ी हैं, तो 0.15 mm पर हम इसको मेजर कर रहे हैं। 0.13 से 17 के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो आइडल मिडल वाला जो नंबर है वही सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको करना क्या है, ये हमारा कैमशाफ्ट का लोब है और ये हमारा रोकर आर्म है, तो इसके बीच में हमें जो फिलर गेज है उसको इंसर्ट करना है और जो ड्रैग है उसको महसूस करना है। अब ये जो ड्रैग है ये एकदम परफेक्ट है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सारी की सारी जो वाल्व क्लियरेंसेज हैं वो मैं परफेक्टली अलाइन करके एडजस्ट करके ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी मेथड मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। सो लेट्स सपोज कि ये 15 वाली जो शीट है फिलर गेज की, ये काफ़ी आसानी से जा रही है। दैट मीन्स कि हमारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो ज़्यादा है, वाल्व लूज है, उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। अगर ये शीट जा ही नहीं रही है, दैट मीन्स कि हमारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो टाइट है, उसको हमें लूज करना पड़ेगा। तो अभी लेट्स सपोज कि हमें एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट कैसे करना है वो समझते हैं। तो उसके लिए जिस वाल्व की क्लियरेंस को हम एडजस्ट कर रहे हैं उसी को दूसरी साइड जो स्क्रू और नट है उसको लूज करना है। तो सबसे पहले जो लोक नट है उसको हम लूज करेंगे, और जब ये हम लूज कर लें उसके बाद में जिस टाइप की हमें एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट हम फ्लैट हेड की हेल्प से इस तरीके से करेंगे। तो अगर हमें क्लियरेंस टाइट करनी है तो हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और अगर हमें क्लियरेंस लूज करनी है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और इसी तरीके से हम हमारा एडजस्टमेंट करके इस साइड फिर से चेक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो जो 15 वाली शीट है वो हिल भी नहीं रही है। दैट मीन्स कि हमारी जो क्लियरेंसेज हैं वो काफ़ी टाइट कर दी हैं मैंने। तो अभी मैं इनको लूज़ करता हूँ, अब ये लूज़ हो गई हैं, और अगर मैं ज़्यादा लूज़ कर दूंगा तो ये शीट काफ़ी ईजिली इसमें हिलने लग जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो परफेक्ट वाल्व क्लियरेंस की जो रेंज है उसमें हमें इसको लेकर के आना है, और जब ऐसा हो जाए तब हम जो लोक नट हमने खोला है उसको हम टाइट कर देंगे, और उसको टाइट करते टाइम हम फ्लैट हेड की हेल्प से जो स्क्रू है उसको पकड़ के रखेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, स्क्रू रोटेट हो जाएगा और हमारी जो क्लियरेंसेज हैं वो आउट हो जाएंगी। तो इसको हमें पकड़ के रखना है, और अभी जो लोक नट है उसको हम इसको पकड़ के रखते हुए, स्क्रू को पकड़ के रखते हुए लोक नट को टाइट कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। और इसी तरीके से सारी की सारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट होने वाली है। तो मेथड तो जान लिया, अब टॉप डेड सेंटर वाली जो ट्रिक है वो भी समझ लेते हैं। तो अभी लेट्स सपोज कि हमने चारों जो वाल्व्स हैं सिलेंडर नंबर 1 के उनको प्रॉपरली क्लियरेंस में कर दिया है। 2 इस साइड वाले कर दिए हैं और 2 इस साइड वाले कर दिए हैं। इनका भी वही सेम सीन है। इट इज़ जस्ट कि फिलर गेज की शीट को इसमें यहाँ पर लगाया था, इसमें हमें नीचे की साइड लगाना रहता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हो गया। अब सिलेंडर नंबर 2 को करना है, लेकिन सिलेंडर नंबर 2 से पहले सिलेंडर नंबर 3 आएगा टॉप डेड सेंटर पर। तो अभी वो कैसे आएगा वो जानते हैं। तो उसके लिए अपना वही 17 मिलीमीटर का स्पैनर लेना है, और जो इंजन है उसको हम क्रैंक करेंगे। तो ये हम रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करते हुए हम इसको माइंड में रखेंगे। तो अभी जब हम रोटेट कर रहे थे तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर था लगभग, तो अब इससे नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो हमें यहाँ तक लेकर के आना है। सो लेट्स रोटेट। इस साइड आप लोग देखते रहिएगा। देयर वी गो। ये वाला सेक्शन यहाँ पर था, अब ये वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है, और इसकी जो कन्फर्मेशन है वो हमारा स्क्रू ड्राइवर कर देगा। तो सिलेंडर नंबर 3 में हम स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे, और अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये ज़्यादा अंदर जा रहा है। दैट मीन्स कि पिस्टन अभी टॉप पर आया नहीं है, थोड़ा सा नीचे है टॉप से। तो उसके लिए थोड़ा सा और रोटेट करके देखते हैं। लेट्स सी, देयर वी गो। अभी अगर और रोटेट करेंगे तो जो स्क्रू ड्राइवर है वो वापस नीचे जाने लग जाएगा। तो हमारा जो टॉप डेड सेंटर है वो ये है। और अब इस सिचुएशन में हम इन चार को, 2 ये वाले और 2 ये वाले, इनको एडजस्ट करेंगे वहीं 0.13 से 0.17 mm के बीच में। उसके बाद में इसको निकाल लेते हैं और इसको फिर से रोटेट करते हैं। कब तक? जब तक कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर ना आ जाए और नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर ना आ जाए। देयर वी गो। अब इसकी कंफर्मेशन अगेन फिर से हम इसकी हेल्प से करेंगे। सिलेंडर नंबर 2 में इसको डाल करके देखते हैं, और ये एकदम परफेक्ट आ गया है। मतलब अब की बार तो एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इन 2 को और इन 2 को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमने टोटल तीनों जो सिलेंडर्स हैं उनके जो वाल्व क्लियरेंसेज हैं उनको एडजस्ट कर लेना है। और जब ये हो जाए तब हम अच्छे से 3-4 बार इसको रोटेट करेंगे, और उसके बाद में फिर से सिलेंडर 1, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 2 का टॉप डेड सेंटर लेकर के रेस्पेक्टिव जो वाल्व क्लियरेंसेज हैं उनको रिकन्फर्म करेंगे। रिकन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स
करनी पड़ जाती हैं। रिकन्फर्मेशन करते टाइम पता चलता है कि यार ये रह गया था, या फिर वो एडजस्ट होता है वाल्व या जो भी होता है, बट कई बार करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए 2-3 बार रिकन्फर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सारा आप कर लें तब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि होने वाला है वाल्व कवर जो है उसको लगाने का। सबसे पहले इसकी जो ये कैप है इसको लगा देते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस करना है एंड वी आर गुड टू गो। उसके अलावा जो 3 स्पार्क प्लग के होल्स हैं उनमें 3 रबड़ की ओरिंग्स लगती हैं, तो 2 में मैं लगा चुका हूँ, तीसरे वाले में मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अंदर की साइड एक स्लॉट है जिसमें ये ओरिंग है, ये जा कर के फंसती है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, लग गई। उसके बाद में जो वाल्व कवर गैस्केट है उस पर आप चाहें तो RTV सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करूँगा लेकिन अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो इंजन है ये जब हम गाड़ी में लगा देंगे तब स्टार्ट करेंगे तब मे बी वाल्व क्लियरेंस में छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है या कोई और चीज़ देखनी पड़ सकती है, तो उस केस में हेड कवर खोलना पड़ सकता है, जिसके लिए अगर गैस्केट लगा दूंगा तो फिर काफ़ी मेसी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंजन को लगाऊंगा, सारी चीज़ें कंफर्म करूंगा, सब अगर ओके मिलेगा तो फिर इसको खोल करके प्रॉपरली जो गैस्केट वगैरह है वो मैं प्लेस कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इसकी एक ये छोटी सी कैप लगती है, इस पर मैंने जो RTV सिलिकॉन है वो पहले से लगा लिया है और ये यहाँ पर लगने वाली है, तो इसको मैं केयरफुली यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी गैस्केट को प्लेस करना है, तो गैस्केट की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी। गैस्केट में ऑलरेडी प्रॉपर जो पैटर्न है वो बना हुआ है, उसी पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए इसको लगाना है। तो एक बार मैं कैमरा को ट्राइपॉड पे माउंट करता हूँ और इसको लगाता हूँ। ऑलराइट, सो जो गैस्केट है वो अपना प्रॉपर्ली फिट हो चुका है। अभी जो ये 3 ओरिंग्स हमने लगाई थी इन पर मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाया है, क्योंकि ये जो ओरिंग्स हैं ये हमारी जो स्पार्क प्लग की जो स्लीव्स हैं उनमें जा कर के फिट होने वाली हैं, तो इसलिए डैमेज ना हो इसलिए इन पर ऑयल लगा लिया है। तो अभी कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करना है और फिर ओरिंग्स को डैमेज ना करते हुए इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश कर देंगे। उसके बाद में ये हैं इसके टोटल 6 बोल्ट्स, जिनको इनके प्रॉपर होल्स में लगा करके सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे और उसके बाद में फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद में बारी आती है जो ऑयल फिल्टर और उसकी जो हाउसिंग है उसको लगाने की। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो नट हमने लगाया था इस पर एक ऑयल रिंग लगने के लिए एक रीसेस है, उसको ऑयल से लुब्रिकेट करना है। और ये रही इसकी ओरिंग जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए लगानी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये ओरिंग डैमेज ना हो। फिर बारी आती है इसका जो गैस्केट है उसको लगाने की, तो होल्स वगैरह प्रॉपर्ली अलाइन करने हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस यूज़ करा है। फिर ये अडेप्टर लगेगा, इसको कुछ इस तरीके से लगाना है और बिकॉज ओरिंग हमने लगाई है तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्यार से स्लाइड करना है ताकि ओरिंग डैमेज ना हो। और जब हम इसको प्रॉपर्ली स्लाइड कर देंगे तब बारी आएगी इसके तीनों बोल्ट्स को लगाने की। तो इनके जो थ्रेड होल्स हैं उनको प्रॉपर्ली अलाइन करके मैच करना है और उसके बाद में इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद में अभी के लिए जो ऑयल फिल्टर है सबसे पहले तो उसकी जो ओरिंग है उसको ऑयल से लुब्रिकेट करना है और फिर इसको लगा करके अभी के लिए हैंड टाइट ही कर देते हैं। और वैसे इसको अगर आप प्रॉपर्ली हैंड टाइट कर देते हैं अच्छे से तो टूल वगैरह से इसको टाइट करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं रहती है। और ये रहा हमारा इंजन। इस वाली वीडियो के हिसाब से ये पूरा रेडी हो चुका है, हालांकि ये पूरा रेडी होने से अभी बहुत दूर है। टाइमिंग कवर का जो ऊपर वाला प्लास्टिक वाला पीस है वो लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा और नीचे की साइड वाली जो पुली है जो कि कंप्रेसर और जो हमारा अल्टरनेटर है और बाकी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रन करेगी, वाटर पंप को रन करेगी, उसकी पुली लगानी है। स्पार्क प्लग्स वगैरह नहीं डाले हैं अभी। उसके साथ ही साथ बहुत सारे सेंसर्स अभी बकाया हैं, कैम सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर स्विच। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट पड़ी हुई हैं, साथ ही साथ ऑयल डालना बाकी है। और जो हमारी ऑयल गेज वाली जो डिपस्टिक आती है उसका रीसेस और जो डिपस्टिक है इटसेल्फ वो डालना बाकी है। और उसके अलावा भी बहुत सारा अभी सामान बचा हुआ है जो A, B एंड C माउंट्स हैं, मतलब इस वाले में तो A माउंट लगेगा। लेकिन बात यह है कहने की कि अभी ये इंजन रेडी होने से कोसों दूर है। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसी हैं कि अगर आप एक इंजन को असेंबल कर सकते हो तो वो सारा कुछ तो आप कर ही सकते हो। बट डोंट वरी, ऐसे कमेंट वगैरह में गालियाँ वालियाँ बकने की ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंट,
ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसमें हमने इंजन अच्छे से जाना है। तो ऐसे ही कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें इंजन के साथ साथ जो बाकी की चीज़ें कैसे लगती हैं, अब देखो बिकॉज यहाँ पर बाकी की और चीज़ें लगाऊंगा ना तो वो ज़्यादातर सेंसलेस चीज़ें होंगी, क्योंकि सेंसर्स वगैरह जब हम इंजन को कार में लगाते हैं ना तब डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देती हैं इंजन में, जिनको अभी लगा दिया तो फिर बाद में वापस से निकालना पड़ता है। और ये रूम है, इसमें तो आप देख ही रहे होगे पीछे एसी फुल ब्लास्ट पे चल रहा है, लेकिन बाहर टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से प्लस जा रखा है। उसके ऊपर से ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर से बाहर टिन शेड में काम करना पड़ता है, तो टिन शेड के अंदर ऑलमोस्ट 50 डिग्री टच कर जाता है टेम्परेचर। हालांकि उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा, वो वाली प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। बट अभी के लिए यार प्लीज़ इस वाले प्रोजेक्ट के लिए माफ़ कर दो, आगे जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में शोकेस कर दूंगा। अभी के लिए इंजन मैंने रेडी कर दिया है, अब इसमें बाकी का जो कुछ भी लगेगा वो मैं ऑफ द कैमरा लगाऊंगा। हाँ, इसका जो गियर बॉक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली उसका आपको रीबिल्ड का जो वीडियो है वो देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें उसके लिए। एंड उसके अलावा जब गियर बॉक्स इसका रेडी हो जाएगा, जो इसकी फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट लग जाएगी और ये सारा कुछ इंजन गाड़ी में लग जाएगा, सारा काम बाकी का हो जाएगा, तब इस इंजन को स्टार्ट करके भी आपको दिखाया जाएगा ये कैसा चलता है। इसमें कोई इशू आता है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद में ये जो गाड़ी है इसको हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। हालांकि ये मारुति की है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। आई होप ये जो 3 पार्ट में मैंने इंजन असेंबल करा है उससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन आप इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने जो भी ओपिनियंस, थॉट्स वगैरह हैं वो कमेंट कर देना। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई वीडियो आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हो मैं कवर करूँ, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अपने जितने भी मोटर हेड्स वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वाली वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।